हेलो हाय नमस्कार प्रणाम। आप देख रहे हैं डिजिटल वाणी। मैं हूं आपके साथ डीजे दीपक जोशी। आज मैं पहुंचा हूं रामनगर। रामनगर की जब बात होती है वहां के समाज सेवियों की बात अपने आप आ जाती है। रामनगर में जब हम पहुंचते हैं तो एक नई ऊर्जा यहां पर मिलती है और सीखने को मिलता है कि किस तरीके से लोगों की मदद की जा सकती है। रामनगर में एक व्यक्ति का नाम इतना चर्चित है कि रामनगर तो छोड़ो, हल्द्वानी और अनेक आसपास के क्षेत्रों के लोग भी इस नाम को बखूबी जानते हैं और आपस में बातचीत भी करते हैं, क्योंकि काम बोलता है जैसा लोग कहते हैं और काम ही बोलता है। जी हाँ, स्वागत कीजिए। आज हमारे साथ हैं मुकेश सुयाल जी, एक ऐसे संघर्षशील व्यक्ति जिन्होंने संघर्ष के दम पे एक ऐसी समाज सेवा की जो आने वाले वक्त के लिए भी आदर्श के रूप में प्रस्तुत की जा सकती है। पहले तो डिजिटल वाणी में स्वागत। कैसे हैं? धन्यवाद दीपक जी, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत आशीर्वाद। आपकी ऑडियंस को मेरा नमस्कार। रामनगर में आप रहते हैं। रामनगर एक छोटा शहर, उभरता हुआ बड़ा शहर है आने वाले वक्त के लिए, लेकिन यहाँ पर अनेक चुनौतियाँ हैं और इन चुनौतियों के बीच में एक नाम मुकेश सुयाल, लोगों के बीच में जाकर हर बार हर रोज़ मदद करना कैसे संभव है? हमारे पास दीपक जी कहते हैं कि इफ़ यू वांट टू अचीव 1000 माइल्स, द बिगिनिंग इज ऑलवेज स्टार्ट विद सिंगल स्टेप। अगर आपको 1000 कदम चलने हैं तो जो शुरुआत होती है हमेशा एक कदम से होती है। वो एक कदम मैंने लिया। आप जानते हैं कि मेरे भी जीवन में बहुत सारे ऐसे उतार चढ़ाव हुआ है जहाँ पे बहुत सारी परेशानियों का मुझे सामना करना पड़ा और बहुत ज़्यादा दिक्कतें हुई। ठीक है, मेरा एक्सीडेंट हुआ, मेरे घर में पापा का एक्सीडेंट हुआ, पापा की तबीयत ख़राब हुई, मम्मी का बहुत बड़ी प्रॉब्लम मम्मी ने भी झेली। बहुत सारी मुसीबतों में हम लोग रहे। जब हमने देखा कि यार जब आप मुसीबत में होते हैं तो अपने भी साथ छोड़ देते हैं, तो मैंने वो सब चीज़ों को फेस किया है। डॉक्टरों के चक्कर मारती थी मम्मी, मैं घर में बीमार पड़ा हुआ था, हॉस्पिटल ले गई मम्मी मुझे, और यहाँ वहाँ जा रही है, मेरे भाई लोग संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन किसी ने मदद नहीं करी। तो ऐसे मौके पे जब मैंने देखा कि मैंने सिर्फ भगवान से ये प्रार्थना करी दीपक जी कि हे भगवान, अगर मैं सही हो जाता हूँ तो मैं अपना पूरा जीवन लोगों की सेवा में लगा दूँगा, और बस शुरुआत हो गई। बिल्कुल, जिस तरीके से जो परिस्थितियां आपको फेस करनी पड़ती हैं वही आपका व्यक्तित्व हो जाता है। और कहते हैं कि जो गलत व्यक्ति भी होते हैं उनके ज़िंदगी में कुछ ऐसा परिवर्तन आता है, वह उस दिशा में जाते हैं, लेकिन हम उसे सकारात्मक रूप से देखें तो हम बहुत बड़ा बदलाव कर सकते हैं। और इनके लिए तो मैं कहना चाहूँगा, वे एक बड़ा मशहूर गाना है कि हिंदू न बनेगा मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा, और ये सबकी मदद करते हैं। बिल्कुल। देखिए ऐसा है ना, देखिए मैं एक बात बोलूँगा, कुछ लोगों को अजीब लगे कि अगर ये दुनिया अगर भगवान ने बनाई है, अगर ये दुनिया भगवान ने बनाई है, सारे हिंदू हिंदू क्यों नहीं है? और अगर ये दुनिया अल्लाह ने बनाई है तो सारे मुसलमान क्यों नहीं है? अगर एक गुरु साहब ने दुनिया बनाई है, गुरु नानक साहब ने, सारे पंजाबी क्यों नहीं है? और अगर ये यीशु मसीह ने दुनिया बनाई है तो सारे क्रिश्चियन क्यों नहीं है? आप ये बताइए कि जब हम जन्म लेते हैं, अगर आप किसी हिंदू के बच्चे को अगर किसी मुसलमान परिवार में भेज देंगे तो उसकी परवरिश मुसलमान रूप से होगी। तो जब बनाने वाले ने कोई भेदभाव नहीं किया, आपने देखा होगा मूवीज आई, पीके मूवी आई, आप 4 लोगों को अगर खड़ा कर देंगे और अगर उनके कपड़े आप बदल देंगे तो पहचानना बड़ा मुश्किल हुआ था कौन हिंदू है कौन मुस्लिम है ना? क्रांतिवीर में आपने सुना होगा कि जब तेरे खून का रंग भी लाल है मेरे खून का रंग भी लाल है, तो फिर ये भेदभाव क्यों है? यार क्या बनाने आए थे, क्या बना बैठे? कहीं मंदिर, कहीं मस्जिद, तो कहीं गिरजा बना बैठे। हमसे अच्छी तो इन परिंदों की जात है जो कभी मंदिर में जा बैठे, जो कभी मस्जिद में जा बैठे, जो कभी गिरजा में जा बैठे। जब पंछी बैठने से पहले ये देखते नहीं कि मैं कहाँ बैठ रहा हूँ, कौन सी जगह है, तो हम तो इंसान हैं यार। मैं जब बीमार हुआ, जब मुझे खून की ज़रूरत हुई, आप यकीन मानेंगे 100 से ज़्यादा मुसलमान भाइयों के मुझे फ़ोन आए, मुझे अपने हिंदू भाई को फ़ोन भी आए। तो आज अगर मैं इंसान होने के बाद अगर इंसान में भेदभाव करता हूँ तो मुकेश सुयाल से बड़ा बेवकूफ़ कोई भी नहीं। तो बिल्कुल भेदभाव नहीं होना चाहिए। आपने बड़ी अच्छी बात कही, ना हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा। बिल्कुल, आप समझिएगा कितनी गहरी बात ये कह रहे हैं, अपने आप में सोचिएगा। आपने इतनी अच्छी बात कही, गहराई वाली, ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है, कम शब्दों में ज़्यादा लोगों को समझा दिया आपने। लेकिन फिर भी आज का जो वक्त है यहाँ पर बड़ा धार्मिक तौर पे बांटा जा रहा है लोगों को। यह देश के लिए कितना खतरनाक है? जी देखिए, देश के लिए बहुत खतरनाक है। आप ये समझिए कि अगर हम हर बात में हिंदू मुस्लिम की राजनीति करेंगे तो हमारा जीवन बिल्कुल ज़ीरो है। मैं आपको बताऊं कि अगर एक अच्छा मतलब आदमी हो तो हम कभी भी उसको धर्म से नहीं जोड़ते। अगर आप गुमराह करते हैं तो किसी ऐसे आदमी को करते हैं जो मानसिक रूप से विकृत होता है, जिसके मन में बचपन से ही ये सब चीज़ें भरी जाती हैं। अगर मेरा एक्सीडेंट अगर होता है और जो डॉक्टर मेरा इलाज कर रहा है अगर वो मुसलमान होता तो क्या मैं अपना इलाज कराने से मना कर दूंगा? मैं हर रोज़ ये समझिए कि कहीं ना कहीं एक ना एक बोतल खून तो मुझे कहीं ना कहीं दिलाना होता है। और अगर महीने में हिसाब लगाएं तो हम करीबन 70 से 80 बोतल खून लोगों को दिलवाते हैं। उन खून की बोतलों में क्यों नहीं लिखा रहता है कि हिंदू का खून है कि मुसलमान का खून है? ये बताइए आप मुझे। अगर आप उस समय ये पूछेंगे कि हाँ भाई ये किसका खून है, हिंदू है मुसलमान का है, अगर सारा खून अगर हिंदू का होगा तो क्या मुसलमान नहीं लेगा? और अगर सारा खून मुसलमान का होगा तो हिंदू नहीं लेगा? तो हो सकता है कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो हमारे अंदर खून है कहीं ना कहीं किसी मुस्लिम का हो, किसी सिख का हो, किसी ईसाई का हो। तो इस तरह की गंदी बातें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। मैं बार बार आपसे एक ही बात कहना चाहता हूँ कि
ज़िंदगी नहीं बनती मुकम्मल एक ही जैसे रंगों से, तुम हो तो क्या तुम हो, हम ही हमें तो क्या हमें। सब तरह के लोग अगर मिलेंगे तभी दुनिया चलती है। वो बगीचा जिसमें एक ही तरह के फूल होते हैं कभी सुंदर लगता नहीं है। जिस बगीचे में रंग रंग के फूल होते हैं, गुलाब होता है, गेंदा होता है, चमेली होता है, कनेर होता है, हमेशा वो जो बगीचा होता है हमेशा गुलजार लगता है। और जिस देश में आप ये समझिए कि अगर किसी देश में अगर इस तरह की राजनीति होती है तो देश हमेशा बर्बाद हो जाता है। हमारा हिंदुस्तान इसका साक्षात एग्जाम्पल है कि हम लोग लगातार हम सनातन धर्म की बात करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम अन्य धर्मों का भी क्या करते हैं, सम्मान करते हैं। जो घटिया लोग हैं वो तो घटिया हर जगह रहेंगे, और ऐसे लोगों पे होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ज़िंदगी में अंधेरा ना हो तो उजाले की वैल्यू कभी समझ में नहीं आएगी। अगर कभी आप हारे ना हो तो आपको जीत की वैल्यू कभी समझ में नहीं आएगी। तो जो लोग ऐसे घटिया दीपक जी, उनको, अब आपका नाम दीपक है, अगर आपको कहीं पर रोशनी करनी होगी तो ये थोड़ी देखोगे कहाँ पे हिंदू है, कहाँ पे मुसलमान है। जहाँ दीपक होगा वहाँ रोशनी अपने आप ही हो जाएगी, बस। बिल्कुल, देखिए क्या क्या बात कह रहे हैं, अपने आप में कितनी खास ये बात है। अब और चीज़ भी समझिएगा, जिस तरीके से हवा को नहीं बांटा जा सकता, नदियों को नहीं बांटा जा सकता, पानी को नहीं बांटा जा सकता, तो ये तो एक बनाई बातें हैं। लेकिन आपसे चलो ये मुद्दा हम थोड़ा सा क्रॉस कर रहे हैं। समाज सेवी अनेक लोग लिखते हैं और आपने अभी तक समाज सेवी अपने नाम में लिखा नहीं है, ठीक है। तो असली समाज सेवी आप हमारी नज़रों में हैं और समस्त दर्शकों की नज़रों में हैं। तथा कथित समाज सेवी अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए समाज सेवा का काम करते हैं, लेकिन आपको जो असली समाज सेवा है इसको करने में किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? चुनौतियाँ बहुत होती हैं। आप ये लगाइए कि 50 से 60 फ़ोन रोज़ आते हैं, उसमें कई सारे फ़ोन फ्रॉड भी होते हैं। तो अब तो हमने दीपक जी क्या कर दिया, हमने ये कर दिया है कि हम किसी को नकद पैसे नहीं देंगे। अगर आपके पापा बीमार हैं, अगर आपकी मम्मी बीमार है, तो आप मुझे बताइए कौन से हॉस्पिटल में है, मैं खुद जाऊंगा वहाँ पे, मैं खुद देखूंगा, और जो भी बिल होगा हम सीधे क्या करेंगे, डॉक्टर के अकाउंट में पे करेंगे, हॉस्पिटल के QR कोड में पे करेंगे। लेकिन मैं इस महीने में आपसे एक बात और कहूँगा कि जहाँ चाह होती है, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, हम कहते हैं इंग्लिश में कहावत है कि वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, जहाँ चाह होती है वहाँ राह होती है। अगर आपका जो काम करने का तरीका है वो पॉजिटिव है, सकारात्मक है, अगर आपकी नीयत साफ है, तो खुद ब खुद भगवान आपकी मदद करता है। आप जानते हैं कि श्री राम प्रभु को जब अपनी अर्धांगिनी सीता माता को ढूंढना था तो उन्होंने वानरों का सहारा लिया, ठीक है, और सही शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि उन्होंने ही सीता माता का पता लगाया। आज हम उन्हें हनुमान कहें, नंदनील कहें, लेकिन वानर के रूप में हमने उनको देखा था। तो जब प्रभु श्री राम को अपने भक्तों के रूप में हम ये कह सकते हैं कि वानरों का सहारा लेना पड़ गया, फिर मैं तो एक मामूली इंसान हूँ। दीपक जी, घर से निकलता हूँ, मेरी जेब में कई बार पैसे नहीं होते, लेकिन जब तक मैं मंजिल तक पहुँचता हूँ, और सबसे बड़ी बात यहाँ पे किरदार की होती है। आप जानते हैं कि अगर आपने अपना व्यक्तित्व सूरज की तरह बना रखा है, एक बात मैं आपको शब्दों में एक पोइट्री के माध्यम से कहूँगा, मुझसे भी चिरागों की ज़रूरत नहीं है मुझे, सूरज और रोशनी की ज़रूरत नहीं है मुझे। मेरी नीयत साफ़ है, अच्छे लोग हैं, आप हैं, भाई लोग हैं कई सारे। अब मैं एक बात आपको एग्जांपल दूंगा। पहले मैं क्या करता था कि मैं QR कोड अपना डाल देता था, ठीक है। अब लोगों को उसमें भी ऐतराज़ है। भाई अगर आपने मुझे जीवन में कभी 10 रुपये दिए हैं तो मुझे कहो ना कि 10 रुपये हमारे कहाँ गए। जो लोग दान करते हैं दीपक जी, वो कभी व्याख्यान नहीं करते, ठीक है। मैंने 1 लाख रुपये, एक सुष्मिता बहन थी हल्द्वानी की, 1 लाख रुपये दिए कैश, 1 लाख रुपये दिए। 1 लाख हमने नीरज को दिए जो सल्ट में जो ब्लड कैंसर का था, और 50,000 रुपये हमने एक लड़के को दिए काशीपुर में। 2.5 लाख रुपये तो ये हो गया। आप ये पूछो कि मुकेश भाई आप ये इंतजाम कहाँ से करें, तो मैं आपसे कहूँ, लोगों को लगता है कि 1 लाख रुपए वहाँ दिया होगा तो खाया कितना होगा। तूने कितना दिया भाई मुझे, तू मुझे बता कि तूने क्या योगदान किया। भाई अगर आपकी सोच अगर इतनी गंदी है तो मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता। और अगर मैं बुरा हूँ तो आजकल तो आप जानते हैं कि आजकल तो सारा डिजिटल मीडिया का ज़माना है। आजकल सारी चीज़ें आप RTI लगा सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं कि मुकेश सिवाल कहाँ से कर रहा है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा दीपक जी कि मेरे कुछ दोस्त हैं, एक भैया हैं जो बाहर रहते हैं, वो सारा सपोर्ट उन्हीं का रहता है। 80% कहते हैं कि मतलब विदाउट बैकबोन ए मैन कैन नॉट स्टैंड प्रॉपर्ली। तो मेरी बैकबोन भैया है, और वो भैया हमेशा कहते हैं कि मुकेश मेरा नाम कभी नहीं लेना। मैंने आपसे कहा ना कि जो करने वाले होते हैं अभी कभी अपना नाम नहीं लेते। तो छोटी मोटी हेल्प तो आप ये लगाइए कि मेरे दोस्त हैं, पुलिस में भी हैं, अन्य गवर्नमेंट जॉब में भी हैं, मेरे स्टूडेंट्स हैं जो अच्छा कमा रहे हैं, मैं उनको फ़ोन करता हूँ कि भाई मुझे 1000 रुपये चाहिए, तो मुझे 1000 रुपये की मदद मिल जाती है। बाकी कई सारी ऑडियंस हैं, कई सारे लोग तो ऐसे हैं कि अभी किसी ने 11,000 रुपये भेजे, मुझे पता ही नहीं किसने भेजे। बीच में किसी ने 5,000 रुपये भेजे, मुझे पता ही नहीं किसने भेजे। तो क्या उन्होंने डर के मारे भेजे या मेरा काम देख के भेजे। और दीपक जी मैं हर एक पैसे गिन के दिखाता हूँ कि ये देखो 21,000 1 लाख रुपए मैंने दे दिए हैं। अगर मेरे मन में पाप होता है, मेरे मन में अगर इस तरह की भावना होती तो मैं पन्नियों में देता, उनसे कहता कि भाई ये लहार लिफाफा, और मैं लोगों से कहता मैंने 1 लाख रुपए दे दिए। तो मैं गिन के देता हूँ कि भाई ये रहे पैसे, अगर किसी को कोई सवाल पूछना तो मुझसे पूछो। जलन किस बात की यार, किस बात की जलन, मैं कोई चोरी कर रहा हूँ यार, है ना। सैकड़ों परिवार दीपक भाई आज हम लोग पाल रहे हैं, और जो मैं आज करीबन मैं 18 ऑपरेशन करा चुका हूँ, जिसमें 3 आंखों के ऑपरेशन थे, 15 ऑपरेशन ऐसे थे बहुत सीरियस थे। सैकड़ों लोगों की मदद कर चुका हूँ, कई घरों में आज चूल्हा जल रहा है। और सुनिए दीपक जी, मैं एक बार मदद करके भूल नहीं आता हूँ, उनकी दवाइयाँ 1-1 साल तक मैं उनके लिए लगातार करता रहता हूँ। तो अगर आपसे कह रहा हूँ कि अगर कहीं पर भी अगर 1 रुपये भी अगर मैंने खाया हो तो ये जीवन का मेरा आखिरी दिन हो।
बिल्कुल, आप समझिएगा ये वह यूट्यूबर नहीं है जो पैसे दिखा के कहते हैं यहाँ रख दिए अब आप ले जाओ, आप ले जाओ। वह तो फिर उठा के ले जाते हैं, लेकिन ये वह व्यक्तित्व है जो समाज के लिए दिन रात मेहनत करते रहते हैं। टोकूंगा, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप जानते हैं कि मेरे 99% वीडियो क्या होते हैं, सामाजिक होते हैं। और किन मुद्दों पे होते हैं? कहीं पे किसी का चोट लगी हुई है, किसी का खून दिख रहा है, लावारिस लाश है। कम से कम मैं 18 लावारिस लाशों का आज तक मैं अंतिम संस्कार कर चुका हूँ। तो मैं जब वो लाश दिखाता हूँ, मैं सिर्फ इसलिए दिखाता हूँ कि देखो कीड़े पड़ी हुई लाश भी है, घर वालों ने इसको छोड़ दिया, लेकिन मैं इसका अंतिम संस्कार कर रहा हूँ। और मुझे गर्व है इस बात का यार। मेरे घर में जो छोटे बच्चे हैं, जो मेरे भाई के बच्चे हैं, आप जानते हैं पहाड़ी में छुआछूत बहुत मानते हैं कि भाई तू वहाँ लाश छू के आ रहा है, बच्चों से दूर रहे। ये सब भी मैं घर में झेलता हूँ। उसके बावजूद भी मेरे पापा ने मुझसे एक ही बात कही थी कि मुकेश, किसी लाश का अंतिम संस्कार कराना, इससे बड़ा पुण्य कोई नहीं हो सकता। पुण्य का काम तो ये होता है, हमारे उधर के लोग भी, हमारे समाज के लोग मानते हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि लोग इसमें जो आजकल सोशल मीडिया में हैं, बड़ी कमेंट करते हैं कि किस तरीके से आप लाश से भी पैसे कमाने के लिए, उनको लगता है कि आप दिखा के पैसे कमा रहे हैं। तो वो कहते हैं कि पैसे दिखा के आप पैसे कमाने के लिए लाश को भी दिखा रहे हैं। ये उनकी मानसिकता है। 18 लाशों का जिसका हमने अंतिम संस्कार करा, किसी से 1 रुपये नहीं लिया है। 6,000 रुपये में आराम से हो जाता है। 6,000 रुपये, आप जानते हैं कि मैं इंग्लिश स्पीकिंग टीचर हूँ, मेरा अपना भी थोड़ा बहुत तो मैंने भी सेव किया होगा। और मैंने आपसे कहा ना, कुछ भैया लोग हैं और इस काम के लिए तो लोग तुरंत पैसे दे देते हैं। अगर हमने आज तक कहीं पे ये डाला है कि भाई ये हम लाश का अंतिम संस्कार कर रहे हैं, मुझे पैसे चाहिए, तो भाई आपका जूता मेरा सर, साबित कीजिए। नहीं, हम ये नहीं कर रहे, हम कर सोशल मीडिया में दिखाने से उनको लगता है कि पैसे भी आते हैं। फेसबुक से मेरा फेसबुक मोनेटाइजेशन ब्लॉक है। मेरा फेसबुक मोनेटाइजेशन क्या है, ब्लॉक है। मैं इसीलिए, क्योंकि मेरा जो हमें सबूत नहीं चाहिए, हम मानते हैं जी वायलेंस है ना, वायलेंस। क्योंकि जब हम वीडियो बांधते हैं तो सोशल मीडिया क्या करता है, उसको फेसबुक उसको बैन कर देता है। हमारा भी ऐसा ही है ना। तो हमारा भैया, मेरा 1 रुपये की कमाई भी नहीं है फेसबुक से। हाँ, 6 महीने मुझे 21,000, 19,000, 18,000, 22,000 रुपये आए। लेकिन उसके बाद जब से मेरा अप्रैल 15 तारीख को मेरा एक्सीडेंट हुआ, तब से मेरी जो कमाई है वो जीरो हो चुकी है। इसमें 21,000 रुपये ज़रूर हैं, लेकिन वो मुझे कब मिलेंगे पता नहीं मुझे, क्योंकि मेरा मोनेटाइजेशन बैन कर दिया गया है। क्योंकि मैं सारे काम क्या करता हूँ, सामाजिक करता हूँ। उसमें खून दिखता है, लाशें दिखती हैं, बॉडी दिखती है उसमें, इसलिए पट्टियाँ दिखती है उसमें लगी हुई, एक्सीडेंट के केसेस होते हैं, इसलिए मेरा कैंसिल हो चुका है। मेरे फेसबुक से मुझे 1 रुपये भी नहीं मिलता। और जो लोग यूट्यूबर कहते हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा कि यूट्यूब में मेरा अकाउंट है भी नहीं। जी जी जी। ये बड़ी अच्छी बात है। लेकिन आप एक बात बताइए, आप कभी किसी की मदद करना चाहते थे और आपने मदद की, लेकिन वो आपके साथ फ्रॉड हो गया, ऐसा हुआ कभी? बिल्कुल हुआ। फ्रॉड क्या हुआ, मैं आपको बताऊं कि एक बिमला नाम की औरत थी, मुझे दिल्ली से फ़ोन करती है कि भाई मुझे पिथौरागढ़ जाना है और मेरा हस्बैंड बहुत बीमार है। और हस्बैंड उनके बीमार थे, ठीक है। तो क्योंकि वो लाइव चल रहा था तो लोगों ने उसकी मदद भी करी। तो मेरे पे करीबन 45,000 रुपये मेरे पे करीबन आ गया। और 10,000 रुपये मैंने उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र किया। जब वो यहाँ हल्द्वानी में जब उसका इलाज चल रहा था, तो मेरे दोस्त हैं एक शरण दानू, हल्द्वानी के बहुत बड़े समाज सेवी हैं, उन्होंने उसकी हेल्प करी। उन्होंने मुझे बताया कि मुकेश भाई, इसका ऑपरेशन तो हम लोग फ्री करा रहे हैं, इसका इलाज तो हम फ्री करा रहे हैं। तो मैंने उस बहन से बोला कि, मैंने कहा बहन आप झूठ क्यों बोल रही हो, 30,000 रुपये आपको क्यों चाहिए, ये 30,000 रुपये किसी काम आ जाएंगे। तो मुझसे बोलती है कि आपको इससे क्या मतलब, वो तो मेरे हस्बैंड के नाम पे आर्क है, तो पैसे मुझे दो। तो ऐसा भी होता है। तो इसे कहते हैं कि अंधों से जूते खाओ फिर घर से छोड़ के आओ। मैंने कोई बात नहीं बहन, मैं चाहता उसे एक्सपोज करता फेसबुक में, है ना, लेकिन मैंने ऐसा काम नहीं किया। क्योंकि मेरा मानना यह है कि एक औरत माँ समान होती है, बहन हो कोई भी हो, और हम उसकी इज्जत करते हैं। कोई बात नहीं, अगर आपको ये लगता है कि 30,000 रुपये से आपका भरा हो गया, तो आपको ऑल द बेस्ट। और उसके बाद उस औरत का फ़ोन 6 महीने बाद भी मुझे आया। तो मैंने कहा ऐसा है बहन, मेरे सर पे सिंह थोड़ी कि एक बार बेवकूफ़ बन गया। जो तुमने खाना था खा लिया, जय हिंद जय भारत, मुझे माफ़ करो, अपना जो आपको करना कर लो। 30,000 रुपये आपको मुबारक हो, आपको दान दिए। बिल्कुल, आप समझिएगा आज के दौर में इसके फ़ायदे भी हैं, तो कहीं ना कहीं इसका लाभ भी उठाने की लोग कोशिश करते हैं फर्जी तरीके से। लेकिन मुकेश भाई, अब बात आती है, हमने जाना कि किस तरीके से आप समाज सेवा का कार्य करते हो, तो इसकी शुरुआत कैसे हुई, कौन सा वो वक्त रहा था कि किस आपको लगा, आपने बताया कि जब आपके साथ ये घटना हुई, लेकिन वह कब का समय था? देखिए साल हो गए यार, मैं तो क्या बताऊँ आपको कि हम कहते हैं कि हमको तो गुजारनी है शाम में गम में ज़िंदगी अपनी, चांद वहाँ ले जा, चांदनी है अपनी जहाँ अच्छे लोग हैं। शायद हमने कोई गलती करी होगी ज़िंदगी में, तो मेरी तो अंधेरा ही रहा भाई। मैं तो बचपन से ही परेशान हूँ। शुरू में मेरा हाथ का ऑपरेशन हो गया, फिर मेरा ये लिगामेंट फट गया राइट टांग के, उसके बाद थोड़ा ठीक हुआ तो ये किसी ने यहाँ एक्सचेंज कर दिया, हाथ टूट गया। उसके बाद अभी 1 साल पहले फिर ये मेरे पाँव का हो गया। तो दुख लिखे हैं ज़िंदगी में, लेकिन इन दुखों को सहने की तो ताकत मुझे परमात्मा ने दी है, मैं उसका बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। शुरुआत ही कुछ इस तरीके से हुई कि आनमंडा खट्टे में किसी परिवार में माँ बाप दोनों मर गए, उनके 4 बच्चे अनाथ हो गए। एक की शादी हो चुकी थी, 3 बच्चे अनाथ हो गए। मुझे पता लगा, मैं घर गया, तो मेरा पहला काम था, आपने कहा ना लोग मजाक उड़ाते हैं, तो मैंने इन बच्चों के सर पे हाथ रखा। मैंने कहा कोई बात नहीं, आज से मैं तुम्हारा बाप हूँ, मैं तुम्हारी माँ हूँ, मुझसे जितना होगा मैं उतना करूँगा। मैं यहाँ वहाँ गया, कुछ पैसे हुए, ठीक है।
उसके बाद जब मैंने इसमें पहल करी तो और समाज सेवी हमारे संजय नेगी भाई हैं, वो भी आगे आ गए, तो हमने उनकी झोपड़ी बना के रख दी। आज 4 साल से उनका सब कुछ मैं देख रहा हूँ। हालांकि अब तो पंकज जो उनका बड़ा भाई है, जो अभी 16 साल का मात्र है, वो भी कमा रहा है, लेकिन आज भी मैं उन्हें कोई दिक्कत नहीं होने देता। तो जब मैंने वो शुरुआत करी, लोगों ने देखा और हमने उस बच्चे की दुकान भी खोल के दी। मैंने खुद दुकान सामान सजा के रखा, लेकिन बच्चा था 14 साल की उम्र में, क्या दुकान करता है, ऐसी रहा, दुकान बर्बाद हो गई, दुकान बेकार हो गई। लेकिन मैंने कहा कोई बात नहीं, जो भी मुझसे होगा मैं हमेशा करूँगा। तो वो शुरुआत मैंने करी। जब आप कोई अच्छा काम करते हैं ना, देखिए आप एक बात तो मानोगे दीपक जी कि अभी हमारा जो समाज है वो इतना बुरा भी नहीं हुआ है, अच्छे अच्छे लोग भी समाज में हैं। तो वहाँ से शुरुआत हमने करी और पीछे मुड़ के देखा नहीं। आप यकीन मानेंगे कि आज तक का रिकॉर्ड है, ये एक बहुत बड़ी बात बोलूँगा, और ये मेरा घमंड नहीं है दोस्तों, मेरा ये जो मेरा हार्ड वर्क है वो है। आज तक किसी भी बंदे का हमने ना इलाज रुकने दिया, ना उसका शिक्षा में हमने कोई दिक्कत होने दी, ना उसके खान पीन में कोई दिक्कत होने दी, ना किसी परिवार में हमने कोई ऐसी दिक्कत आने दी कि वो परिवार भूखा सोया हो। तो आज जो कुछ भी हो रहा है, लोगों का प्यार है, मोहब्बत है। आप इतनी दूर से यहाँ पे आ रखे हो तो कुछ ना कुछ आपने पॉजिटिव सुना होगा। तो ये यकीन मानिए कि मतलब मैंने कहा था ना कि मैं तो अकेला ही चला था मंजिल जानिब की तरफ, लोग जुड़ते गए और कारवां बनता गया। तो आज हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं कि 5-6 हज़ार की मैच तो कैसे भी करके हम लोग कर ही देते हैं। अपने पारिवारिक जीवन के बारे में बताइए कि आपके परिवार में कौन कौन है और शादी हुई है क्या? मैं शादी बस वही कहता हूँ कि इस मामले में थोड़ा सा अनलकी कहो या लकी कहो, जो भी है, कुछ लोगों के चेहरे सामने आ गए। मोहब्बत थी, पूरी नहीं हो पाई, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। ज़रूर कोई ना कोई मेरी ज़िंदगी में मेरे लिए भी बना होगा जो मुझे जल्द मिलेगा। और मैं भी कहूँगा, मेरी खुशियाँ ही ना बांटे, मेरे गम भी सहना चाहे, देखे ना ख्वाब महलों के, मेरे दिल में रहना चाहे। इस दुनिया में कौन था ऐसा जैसा मैंने सोचा था, हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा देरी सही, लेकिन मैं देख रहा हूँ आजकल की शादियाँ लोग जल्दीबाजी में करें, तलाक हो रहे हैं। हो सकता है भगवान ने कोई मिलने ही भेजी होगी। अब दीपक भाई आप हंस किया तो हो सकता है कि कोरोना काल में मर गई होगी। तो अभी तो दोस्तों मैं कुंवारा हूँ। मेरे छोटे भाई की शादी हो चुकी है, मनीष सोयाल, वीडियो है। उसके बाद मेरा एक भाई और है, फॉरेस्ट में काम करता है। मेरी माता जी हैं, पापा जी साथ छोड़ के चले गए अभी 4 साल पहले, हार्ट अटैक उनको आया। तो इस समय परिवार में मैं सबसे बड़ा हूँ। फिर मेरी बहन है, उसकी शादी भी हो चुकी है, और हम 4 भाई बहन हैं, और एक मेरी माँ इस समय मौजूद है। बिल्कुल, बड़ा भाई के ऊपर पिता का साया है और बड़ा भाई भी पिता के समान ही होता है। हमारे समाज में यही सिखाया जाता है और अपने भाइयों को अच्छी जगह से इन्होंने पढ़ाया लिखाया, सेटल किया, और आप खुद संघर्ष कर रहे हैं। अब बात आती है, जब हम रामनगर की बात करते हैं ना, आपका नाम तो समाज सेवी में आता ही है, लेकिन कुछ पत्रकारों का जो आजकल हैं और जिन्हें कुछ लोग यूट्यूबर कहते हैं, बिरजू मयार बड़े चर्चित हैं। बिरजू मयार के बारे में आप क्या कुछ कहते हैं? और पिछले ही दिनों बड़ा कुछ मामला हुआ है। देखिए, बिरजू महल के बारे में मैं यही कहना चाहूँगा कि देखिए ऐसा है कि सबसे पहली बात तो कि कोई भी व्यक्ति है, दूसरे व्यक्ति को किसी पे टिप्पणी करने का बिल्कुल भी कोई भी अधिकार नहीं है। लेकिन बिरजू भाई मेरा छोटा भाई है, और 4 साल पहले मेरी उससे मुलाकात हुई थी। उसने मेरा इंटरव्यू भी लिया था कि मुकेश भाई मुझे आपका इंटरव्यू लेना है। उसके बाद उसकी वाइफ से, जो कि मेरी बहन है, अब राखी बांधती है हर साल मुझे लगातार। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि देखिए, मैं हमेशा आपसे एक ही बात बोलता हूँ कि इट इज़ ट्रू हेयर इन नो बोन इन अवर टंग, बट वी कैन बी फेस ट्रैवल बाय दिस ब्लडी टंग। कि बोलते वक्त हमारे मुंह में हड्डी नहीं आती, लेकिन हमारी हड्डी कभी भी टूट सकती है। शब्दों का चयन हमें बहुत सोच समझ के करना चाहिए। अगर कहीं पे कोई गलत भी है तो उसको गलत से गलत को आप कभी आग से आग कभी नहीं बुझती, ठीक है। तो बिरजू महल से मेरा यही कहना है कि आपने कुछ मुद्दे बड़े शानदार उठाए हैं, लेकिन कभी कभी भावनाओं में आप बह जाते हैं। और कल जो इंसिडेंट हुआ बहुत दुखद इंसिडेंट है, उनकी जान भी जा सकती थी, ठीक है। और ऐसे में देखिए, मैं तो हमेशा एक ही बात कहता हूँ कि सर अगर दुश्मन का भी हो, पाँव में झुका अच्छा लगता है दीपक जी, फिर वो तो हमारा भाई है। तो मैं बिरजू भाई के लिए इतना ही कहना चाहूँगा कि वो अपनी कॉमेडी वीडियो बनाए, समाज के मुद्दे उठाएं, लेकिन मतलब अन्यथा रूप से, मतलब किसी को टीका टिप्पणी करना, किसी के मुँह से बीड़ी छीन लेना, किसी लेडीज़ से इस तरह बहस करना, मैं तो शायद इसके खिलाफ हूँ। और बाकी जहाँ तक बिरजू भाई की बात रही, तो छोटा भाई है, साथ दूंगा हमेशा। बिल्कुल, आप समझिएगा। लेकिन बिरजू भाई को कुछ लोग क्रांतिकारी कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं अपने ही बातों से पलट जाना, पहले कुछ और कहते हैं बाद में, और झूठ बोलने के बड़े आरोप लगते हैं कि सोशल मीडिया में बड़े झूठ बोलते हैं। कल का वीडियो देखिए, लाइव चला था वीडियो, उसने चेक करा कि वीडियो लाइव है, और लाइव वीडियो में उसने मुख्यमंत्री जी के लिए और कई लोगों के लिए उसने नाम ले लिया उसमें, जो कि गलत है, ठीक है। मुझे लगा कि भाई ऐसा है कि गलत बात बोल दी है, वीडियो अच्छा लगता है, समाज में जाता है, मेरी ऑडियंस उसमें ऐसी है, मेरे अच्छे लोग उसमें, काफ़ी सारे अच्छे लोग जुड़े हुए हैं, वो हमेशा खंडन करते हैं कि भाई मेरा जो काम है वो सामाजिक मुद्दों को उठाना है। इस तरह की टीका टिप्पणी से मैं बहुत दूर रहता हूँ, मैं उनकी मदद करने गया। अब एक रात पहले आप मेरे लाइव वीडियो में कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री ने ऐसा ऐसा किया, तो मैं नहीं बदला, बदले आप हैं। मेरे पे तो वीडियो अभी पड़ा हुआ है भाई, मैंने तो ट्रेस में डाल रखा है, ठीक है। मैं अगर उसमें एक क्लिक करूंगा तो वापस आ जाएगा, तो फिर आप क्या मुझे दिखाओ किसी को। लाइव वीडियो कभी भी ऐसे नहीं बनते, आपको पता होगा बिरजू जी, और मेरे पे वो लाइव वीडियो पड़ा हुआ है अभी।
लेकिन मैं चाहता हूँ कंट्रोवर्सी ना हो, अच्छा ना हो। मुझे पता था कि आप अपनी बात से बदलोगे, इसलिए मैंने पहली वीडियो क्या कर दिया, हटा दिया। भाई अगर कोई, अब ये थोड़ी है कि कोई कुछ भी बोल रहा है मैं उसको हमेशा वीडियो दिखाते रहूँ। भाई आपके शब्दों का, आपके कई सारे समर्थक हैं वो आपको अच्छा मानते हैं, उनका हक भी बनता है, हम भी आपको अच्छा मानते हैं। लेकिन आप हर बात को तड़ी में बोलोगे, अपने आप को रावण रावण कह के बोलोगे, और किसी एक मान्यता प्राप्त व्यक्ति का, जो कि हम यह कह सकते हैं कि हमारे राज्य का पहला व्यक्ति है, मुख्यमंत्री, अगर उसके बारे में टिकट टिप्पणी करोगे, भाई हम ऐसी खबरें बिल्कुल नहीं चलाएंगे। राजनीति का इस्तेमाल हो रहा है क्या? हम आपकी तबीयत देखने आ रखे हैं, आपने हमें यहाँ पे इमोशनल ब्लैकमेल करके वीडियो बनवा दिया और मुझसे कह रहे हैं कि मैं ये बोलूँगा कि भाई मेरे साथ लड़ाई झगड़ा कैसा हुआ, वो बात हटके आप ये कह रहे हो कि आपको मुख्यमंत्री ने पिटवाया, फिर आप कह रहे हो मुझे अजय कुमार जी ने पिटवाया, फिर आप कह रहे हो कि वो तोमर जो है खनन के, मुझे उसने पिटाया, फिर आप कह रहे हो कि अगले सुबह उठ के कह रहे हो कि भाई मैंने तो ऐसा बोला ही नहीं, मुकेश गोयल जी ने क्या कहते हैं AI से वो बदल दिया। अरे यार हद हो गई भैया, ऐसा है देखिए, झूठ कभी ना कभी सामने आना ही है। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ कि आप कॉमेडी वीडियो बनाइए, और भैया मेरा और आपका फील्ड तो बिल्कुल अलग है, मेरा कोई मतलब ही नहीं है आपसे। दूसरी बात, मेरे जो कमाई है वो जीरो है, तो मुझे फॉलोअर्स का कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। भाई मैं इंग्लिश स्पीकिंग टीचर हूँ, मैंने MSc BSc MBA MTech ऐसे स्टूडेंट मुझे पढ़ा रखे हैं, और मेरे पढ़ाए हुए ऐसे लोग भी हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, कि जो आज SDM DM भी हैं भाई। तो मुझे आप ये यूट्यूबर शब्द में तो बड़ा बुरा लगता है, ब्लॉगर वगैरह, ठीक है हम काम कर रहे हैं कोई बात नहीं, लेकिन भाई आप ये सोच लीजिए कि अगर आप ऊपर को थूकोगे तो थूक कहाँ को आएगा, आप खुद समझ सकते हो। बिल्कुल सही बात है। ज़्यादा मुद्दा लंबा नहीं खींचना चाहिए, समझने वाले समझ गए होंगे कि बात कहाँ की हो रही है, किस तरीके से हो रहा है। किसी भी व्यक्ति को अपने आप को अपना आत्ममंथन करने की जरूरत है। आपने पहले कहा कि आपको 60 टाके आ रखे मेरे लाइफ में, फिर आप करो कि 60 टाके इस पाँव में, 60 टाके उस पाँव में। अब अगर कोई अभी चेक कर लेगा हाथों तो आपका मुँह छोटा हो जाएगा, तो ऐसा नहीं बोलना चाहिए यार। सही बात। आप लड़ो, समाज के लिए लड़ो, लेकिन ऐसा कि अपने शब्दों को हमेशा कंट्रोल में रखो, क्योंकि आप जानते हैं कि आपके बोले हुए कुछ शब्दों से पूरा राज्य का माहौल खराब हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत गंभीर बात है ये, एक माहौल ख़राब होना नहीं देना चाहिए। ऐसे लोगों को पहले ही ये समझा दिया जाना चाहिए कि किस तरीके से समाज में होती हैं, और बताया जा रहा है कुछ राजनीतिक पार्टियां और कुछ नेता इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। ये बात अगर बिरजू भाई तक जाती है तो हम भी कहते हैं कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो अपने आप का आत्ममंथन कीजिए, कुछ दिन घर में बैठिए, सोचिए आप क्या कर रहे हैं, समाज में कितना बड़ा योगदान दे रहे हैं। वाकई में किसी की आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाकर अपनी वाहवाही लूटना। आपने कौन सा काम कर दिया भाई, आपने कौन सा मुद्दा उठा के उसको सॉल्व कर दिया। सिस्टम है भाई, सिस्टम को बदलने में टाइम लगता है भाई। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, हमारे सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, बड़े बड़े राजेंद्र सिंह जी जो कि राष्ट्रपति थे, बड़े बड़े नाम, अब्दुल कलाम जी, इतने बड़े बड़े लोग सिस्टम को नहीं बदल पाए। तो हम क्या कर सकते हैं, हम शुरुआत कर सकते हैं खुद से। अगर मैं बदल गया, आप बदल गए, ये कैमरे में जो भाई ये बदल गया, तो हम अगर शुरुआत अपने आप से करते हैं तो हमारा देश तो अपने भी अच्छा हो जाएगा। अब मैं चाह रहा हूँ कि भैया मैं कुछ ना करूँ, मैं इनको बदलूँ, ऐसा तो होगा नहीं, ठीक है। और रही बात लड़ने की झगड़ने की, तो आपको पता है कि आज का शेर को सवा शेर मिल ही जाते हैं कहीं ना कहीं। भाई अलग अलग बुद्धि के लोग हैं, महिला आपकी बात सुनकर चुप हो सकती है, कोई कमज़ोर आदमी है आपकी बात सुनकर चुप हो सकता है, लेकिन अगर आप किसी के बारे में टीका टिप्पणी करेंगे तो भाई लग गया होगा बुरा, किसी ने कर दिया जो भी कराइए, आप देख ही रहे हैं क्या हुआ। और आप शुक्र कीजिए कि जिंदा हैं। आप सोचिए कि आपका छोटा बच्चा है, घर में वाइफ है, लगातार कहती रहती है भैया समझाओ उनको, समझाओ। अब मैं क्या समझाऊँ उनको, वो तो भैया अपने आप को कल के अवतार करें, तो कल के अवतार को मैं क्या समझाऊंगा, मैं तो मामूली बंदा हूँ। मैं आपसे वही कह रहा हूँ आपसे, तो शब्दों का चयन बहुत सोच समझ के होना चाहिए दीपक जी, मेरी तो ये मानना है जी। बिल्कुल, बड़ी अच्छी बातचीत रही। हम यही चाहते हैं, पूरा हमारा पहाड़, पूरा उत्तराखंड, पूरे भारत के लोग चाहते हैं कि ऐसे व्यक्ति समाज में और पैदा हों और ऐसा काम होते रहे, समाज बदले। कोई भी गरीब बनना नहीं चाहता, कुछ मजबूरियां हो जाती हैं, कुछ परिस्थितियां हो जाती हैं, और उन परिस्थितियों में वह हमेशा ही बधा रह जाता है, और ऐसे लोग हैं तो उन परिस्थितियों से वह निकला जा सकता है। दीपक जी मैंने ऐसा भी किया हुआ है कि एक औरत का मैंने कूल्हे का ऑपरेशन करवाया, और जब वो ठीक होकर घर में आ गई तो उन दोनों बच्चों ने उसकी कदर नहीं करी, तो उस औरत को डायपर भी बदलाए मैंने, समझ रहे हैं आप। एक औरत को डायपर बदलाए मैंने, क्या करता भाई, वो बहुत बुरी हालत हो चुकी थी, तो डायपर लेके आया, डायपर बदलाए। अब कब तक मैं करूँगा, मेरा अपना परिवार भी है, जगह जगह जाना पड़ता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, थोड़ा अजीब लगेगा दर्शकों को, कि 2 महीने में नहीं जा पाया, तो 2 महीने उसकी पॉटी उसकी साड़ी में ही थी, 2 महीने उसके बच्चों ने पॉटी साफ नहीं की, उसकी डायपर नहीं बदला। जब मैं उसको लेके, जब लास्ट में जब उसकी हालत बहुत सीरियस हो गई दोबारा, मैं हॉस्पिटल लेके गया, तो जब वो उन्होंने डायपर चेंज किया तो सब उल्टी कर, डॉक्टर को उल्टी आ गई। आधे घंटे बाद उस कमरे में दोबारा गए लोग। तो ऐसा भी मैंने किया है। मैंने कीड़े वाली लाश उठाई है, आप पुलिस से पूछ सकते हैं, कीड़े लगी जहाँ पुलिस भी नहीं जा रही थी। एक बार मैं गया, इतना मोटा होने के बाद लकड़ी का सर लेके नीचे गया, उस लाश को मैंने पलटा, उसके बाद मेरे को देख के और पुलिस वाले आए। अब अपने आप को साबित करने के लिए और क्या करना बताइए आप।
समझिएगा, मेरे पास शब्द ही नहीं है इस बात के लिए। कभी कभी कुछ नहीं बोलना ही बहुत कुछ बोलना हो जाता है, क्योंकि आप समझिएगा, और वो वही बच्चे होते हैं जो आजकल फेसबुक यूट्यूब में बड़े बड़े अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं, सुबह सुबह कंप्यूटर में कुछ लिख के गुड मॉर्निंग का मैसेज भेजते हैं, लेकिन जो अपने परिवार का सही नहीं कर सकते, वे देश और राज्य का भला करने निकल जाते हैं और बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें करते हैं। पहले अपने आप को देखने की ज़रूरत है। तो बड़ा अच्छा लगा मुकेश जी आपसे मिलकर। मुझे भी बड़ा अच्छा लगा। देखिए, सबसे बड़ी अच्छी बात दीपक जी ये है कि आप होमवर्क करके आते हैं और आप लोग देख के आते हैं कि अगर किसी से बात करनी है, वही कह रहा हूँ ना, सारा खेल शब्दों का है ना। अगर मैं आपसे प्यार से बोल रहा हूँ, अगर आप मुझे इज्जत देंगे तो मैं भी आपको इज्जत दूंगा। अदरवाइज टिट फॉर टैट का ज़माना जैसे को तैसा, है ना। तो बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, और आपके दर्शकों को मेरा अभिनंदन है कि और बहुत अच्छा आप बोल रहे हो। मैं ये चाहता हूँ कि जो मीडिया के फील्ड में हमें आप जैसे पत्रकारों की ज़रूरत है। ऑल द बेस्ट आपको, और माता रानी चाहेगी तो आप बहुत जल्दी बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म पे जाएंगे, और एक दिन आपको पूरा भारत ही नहीं पूरा विश्व आपको जानेगा। ऑल द बेस्ट भाई। चलो, बहुत बहुत आभार। आप भी देखते रहिए डिजिटल वाणी और मुकेश व्याल जी के साथ जुड़िए। कभी भी मदद करने का आपका मन हो, विशेषकर जन्मदिन या कुछ भी ऐसे मौके, पारिवारिक सुकून के मौके, उस वक्त में अगर आप सक्षम हैं तो मदद भी कीजिए, ताकि हमारा पहाड़, हमारा उत्तराखंड और हमारे देश के लोगों की मदद हो सके। देखते रहें डिजिटल वाणी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय भारत।